East India Company became the Diwan of Bengal in 1765. Its role changed from a trading body to a revenue collecting authority. This transformation brought the company directly into the heart of Indian agriculture because revenue could only come from the land and its produce. The company officers were inexperienced in managing rural systems, yet they were eager to extract maximum income to fulfill commercial expectations back in Britain. Their early experiments with taxation were shaped by greed, misunderstanding of local traditions, and a desire for quick profit. They believed that if farmers were compelled to pay higher revenue, agriculture output would automatically rise. This theory ignored environmental limits, monsoon failures, and the delicate balance that existed between cultivators and the land. As a result, the company's initial years saw confusion, exploitation, and widespread suffering among peasants. अब इसका हिंदी क्या है? 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बनी, तब उसकी भूमिका एक व्यापारिक संस्था से बदलकर राजस्व वसूलने वाली कंपनी में बदल गई। यह परिवर्तन कंपनी को सीधे भारतीय कृषि के केंद्र में ले आया, क्योंकि आय केवल भूमि और उसकी उपज से ही प्राप्त की जा सकती थी। कंपनी के अधिकारी ग्रामीण व्यवस्था चलाने में अनुभवहीन थे, फिर भी ब्रिटेन में व्यावसायिक अपेक्षाएं पूरा करने के लिए अधिकतम आय निकालने को उत्सुक थे। कराधान के शुरुआती प्रयोग लालच, स्थानीय परंपराओं की गलत समझ और त्वरित लाभ की इच्छा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि यदि किसानों पर अधिक लगान का दबाव डाला जाए तो कृषि उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। यह सोच पर्यावरण की सीमाओं, मानसून की असफलताओं और किसान तथा भूमि के बीच मौजूद नाजुक संतुलन को नज़रअंदाज करती थी। परिणाम स्वरूप कंपनी के शुरुआती वर्षों में श्रम शोषण और किसान की व्यापक पीड़ा देखने को मिली। अब सुनो समझो क्या है। अंग्रेज आए थे यहाँ पे व्यापारी बनते, जहांगीर से उन्होंने यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति मांगी। पहला आदमी जो अंग्रेज आया जिसने अनुमति मांगी वो सर थॉमस रो था, और जहांगीर ने अनुमति दी कि व्यापार कर सकते। लेकिन उनको देखा अंग्रेजों ने कि यार इस देश के अंदर तो फूट है, राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पे राज स्थापित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, व्यापार करते करते राजाओं को आपस में लड़ाने लग गए। उन्होंने बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, ये लड़ाइयाँ लड़ी। इन लड़ाइयों में इनको जीत मिल गई। उन्होंने बंगाल का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, और वो उस समय जो मुग़ल रूलर था, बादशाह शाह आलम द्वितीय, उससे उन्होंने परमिशन ले ली कि हम बंगाल के टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार हमको दे दो। तो उसने अनुमति दे दी। अब बंगाल के रेवेन्यू अधिकारी या फिर दीवान, टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों को मिल गया। अब अंग्रेज़ मज़े में थे। कैसे? खूब टैक्स लगाया जनता में, खूब पैसा इकट्ठा किया, उसी पैसे से कॉटन वोटन खरीद के और उस व्यापार को आगे बढ़ाया। तो अपने ही देश का पैसा, अपने देश के लोगों से कमाया हुआ पैसा और अपने देश के कॉटन को सस्ते में खरीद के ब्रिटेन ले जाके उसको तैयार करके दोबारा उनको बेचते थे। उनको दोहरा फायदा हो रहा था अंग्रेज़ों को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिसकी आशा यह थी कि राजस्व वसूली की एक स्थिर व्यवस्था स्थापित करेगा। इस प्रावधान के तहत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत मालिक घोषित किया गया और उन्हें हर वर्ष निश्चित मात्रा में लगान चुकाना था। कंपनी का अनुमान था कि जमींदार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि सुधारों में निवेश करेंगे, लेकिन यह उम्मीद जल्दी ही टूट गई। कई जमींदारों के पास कंपनी द्वारा मांगे गए भारी लगान को भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। जिन्होंने भुगतान नहीं किया उनकी संपत्ति नीलामी के माध्यम से छीन ली गई। सुधार को बढ़ावा देने के बजाय इस व्यवस्था ने असुरक्षा पैदा कर दी, क्योंकि जमींदार थोड़ी सी देर पर भी भूमि खोने से डरते थे। उन्होंने किसानों पर अत्यधिक किराया थोप दिया और कल्टीवेटर्स गहरी गरीबी में धंसते गए। चूँकि लगान स्थायी था, इसलिए उत्पादन बढ़ाने पर भी कंपनी को अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता था। इस तरह स्थिरता लाने के लिए बनाई गई व्यवस्था ने आर्थिक समस्याएं और ग्रामीण पीड़ा दोनों को जन्म दिया। अब देखो, रईतवाड़ी सिस्टम साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं वो क्या था।
परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? 1793 में कॉर्नवालिस ने लगाया था। ये सिस्टम कहता है कि 10 साल तक किसानों से फिक्स रेट लगान लिया जाएगा, चाहे उनकी खेती हो चाहे नहीं हो। अंग्रेजों को ये फायदा था कि जिस साल अकाल पड़ा उस साल भी उनके पास टैक्स आता था। किसान को नुकसान था इसमें, अकाल पड़ा फिर कहाँ से देगा। किसान को फायदा कब होता था कि किसी साल बढ़िया बरसात हो गई, खूब प्रोडक्शन हो गया, लेकिन टैक्स तो वही कम देना है। इस कारण से किसान को फायदा होता। तो कभी किसान को फायदा, कभी अंग्रेजों को फायदा। ज़्यादातर किसान को नुकसान ही था, क्योंकि अक्सर अपने हिंदुस्तान में अकाल वकाल, ये बाढ़, ऐसी चीज़ आती रहती थी, तो फिर मुश्किल हो जाता था उस टैक्स को देना, उनकी संपत्ति नीलाम होती थी। स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक परिणामों से निराश होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने दक्षिण भारत में एक दूसरी व्यवस्था, रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रयोग किया। थॉमस मनरो द्वारा लागू इस व्यवस्था में सरकार और रैयत किसान के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया। जमींदारों के स्थान पर किसानों को ही भूमि का मालिक माना गया और उन्हें सीधे कंपनी को लगान देना था। अधिकारियों का मानना था कि यह व्यवस्था अधिक न्यायसंगत है और किसानों को अधिक मेहनती बनाएगी, लेकिन लगान की मांग अत्यधिक थी और भुगतान न कर पाने पर भूमि छिन जाने का खतरा बना रहता था। ब्रिटिश सर्वेक्षक खेती का सही माप, मिट्टी की क्षमता या स्थानीय कृषि चक्र समझने में असफल रहे। मानसून की अनिश्चितता और फसल की विफलता का पूरा बोझ किसानों पर पड़ा, जिन्हें हर हाल में लगान चुकाने का दबाव झेलना पड़ता था। इस तरह भले ही यह व्यवस्था बिचौलियों को हटाकर सीधे मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई, लेकिन इससे किसान पहले से अधिक कमजोर हो गए। ये क्या होता है रैयतवाड़ी सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट जो था, स्थायी बंदोबस्त, उसमें तो फिक्स रेट देनी पड़ती थी, अंग्रेजों को फिक्स वो लगान देना पड़ता था। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि बिचौलिए जो होते थे ना, जागीरदार वगैरह, इन सबको हटा दिया गया। ये परेशान करते हैं। अंग्रेज कुछ मांग रहे हैं, ये बिचौलिए जागीरदार कुछ ले रहे हैं, जनता से ज़्यादा ले रहे हैं, अंग्रेजों कम दे दिया, तो सिस्टम खराब हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि डायरेक्ट अंग्रेज अब क्या करेंगे, किसानों से लेंगे, बीच के ये जो है ना, ये जागीरदार जमींदार, इन सबको हटा देंगे। तो रैयतवाड़ी सिस्टम का थोड़ा और ठीक माना जाता है। थॉमस मुनरो ने इसको 1719 में स्टार्ट किया था। अगला क्या है? तीसरी राजस्व व्यवस्था महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी प्रांतों, पंजाब, गंगा के मैदानों में लागू की गई। इस मॉडल में पूरे महल पर सामूहिक रूप से लगान तय किया जाता था। ब्रिटिश अधिकारी गांवों के मुखियाओं के साथ मिलकर कुल लगान का आकलन करते थे और उम्मीद करते थे कि समुदाय आपस में इसका बंटवारा कर लेगा। यह व्यवस्था देखने में सहयोगात्मक लगती थी, पर वास्तविकता यह थी कि लगान की दरें अत्यधिक थी। गांव के नेता भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अक्सर उधार लेते या गरीब परिवारों की उपज जब्त कर लेते थे। इस व्यवस्था ने गाँव की प्रशासनिक संरचना बदल दी और ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय राजनीतिक ढांचे पर गहरा नियंत्रण मिला। पारंपरिक नेतृत्व कमजोर हुआ, जबकि कुछ नए लोग कंपनी के साथ सहयोग कर निजी लाभ उठाने लगे। समुदाय पर लगान पूरा करने का दबाव बढ़ा, जिससे पारंपरिक सामाजिक बंधन कमजोर हुए और महाजन निर्भरता बढ़ी। इसमें भी क्या हुआ कि जनता, जो महलवाड़ी सिस्टम है, इसमें क्या किया गया कि जितना भी टैक्स है ना, वो गांव के सरपंच के पास इकट्ठा होता था, वो आगे जाता था। वो महलवाड़ी सिस्टम है। लेकिन फिर भी क्या है कि किसान इतना नहीं दे पाता था, तो इसकी बहुत खामियां थी। ब्रिटिश कृषिगत नियंत्रण का सबसे नाटकीय अध्याय पूर्वी भारत में नील की खेती का उदय था। यूरोपीय बाजारों में नीले रंग से कपड़ा रंगने के लिए नील की भारी मांग थी और कंपनी ने भारतीय किसानों पर बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने का दबाव बनाया। नील के किसानों ने ऐसे अनुबंध करवाते थे जिन्हें उन्हें खाद्य फसलों की जगह नील उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। अग्रिम ऋण किसानों को दीर्घकालिक कर्ज में फंसा देते थे। नील खेती से मिट्टी की उर्वरता कम होती थी और भविष्य की कृषि कठिन हो जाती थी। किसानों को शारीरिक धमकी, फसलों की बर्बादी और उत्पादन कोटा पूरा करने का ऐसा ही नहीं दबाव झेलना पड़ता था। जैसे जैसे शोषण बढ़ा, बंगाल में असंतोष फैलता गया। 1859-60 में हजारों किसानों ने सामूहिक रूप से नील की खेती से इनकार किया, जिससे ऐतिहासिक नील विद्रोह भड़क उठा। इस आंदोलन ने यूरोपीय नील का व्यापारियों को क्रूरता को उजागर किया और यह सिद्ध किया कि ग्रामीण प्रतिरोध उपनिवेशी सत्ता को हिला सकता है।
सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और आयोगों ने नीले व्यापारियों की हिंसक प्रथाओं को स्वीकार किया। अंततः किसानों को अपनी फसल चुकाने की कुछ स्वतंत्रता मिली। हालांकि शोषण के घाव बंगाल की कृषि स्मृति में हमेशा शेष रहे। नील की खेती क्या है? अंग्रेज जो कपड़ा बनाते थे तो उसको नीले रंग से रंगते थे। तो कपड़ा तो भारतीय कॉटन से बनता था, नीला रंग कहाँ से आ रहा है? तो वो भारत से लाते थे। नील का एक पौधा होता है, उस पौधे को उगाते थे, उस पौधे को उगा के और वो क्या करते थे, नील बनाते थे। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये चाल चली कि भाई भारतीय किसानों तुम उगाते हो गेहूँ चावल जो चना, इसमें ज़्यादा फायदा नहीं हो, हम कहते हैं वैसे काम करो कि हम तुम्हें एडवांस तो लोन देंगे। क्या देंगे? एडवांस लोन। और उस लोन को दे देंगे, दे देर चुकाते रहना। और तुम है ना गेहूँ जो चना है ना ये तो कर लो, तुम 100 बीघा है तुम्हारे पास तो 10 बीघा पे 90% पे तुम क्या करो, हमारे नील उगाओ, हम बढ़िया रेट पे खरीदेंगे। बड़े बड़े किसान की बातों में आ गए। अब नील की खेती से एक नुकसान तो ये होता है कि 3 साल बाद ये बंजर कर देती है ज़मीन को। दूसरा नुकसान ये होता है कि ये कहते हैं अंग्रेज़ कि यार हम इसको 100 रुपये किलो खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है ना तो फिर क्या होता है, 20 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो जिस कमिटमेंट जो इन्होंने किया उस कमिटमेंट पे रहते नहीं थे। ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने केवल कृषि को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि भारतीय समाज की पूरी संरचना बदल दी। जैसे जैसे पारंपरिक आर्थिक ढांचे टूटे, महाजन व्यापारी और नए भूस्वामी प्रभावशाली बन गए। किसानों और मालिकों के बीच के पुराने संबंध लाभ केंद्रित व्यावसायिक अनुदानों में बदल गए। कई किसान भूमि खोकर मजदूर बन गए और मौसमी काम की तलाश में भटकने लगे। गांव जो कभी सामंजस्य में रहते थे, लगान और कर्ज के दबाव से आंतरिक संघर्षों का सामना करने लगे। ब्रिटिश दखलंदाजी ने स्थानीय शासन को कमजोर किया, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था को बाधित किया और कृषि को बाजार निर्भर व्यवसाय में बदल दिया जो दामों को उतार चढ़ाव से प्रभावित होने लगा। ग्रामीण क्षेत्र वैश्विक मांग नील, अफीम, कपास तथा अन्य नकदी फसलों से गहराई से जुड़ गए। इस जुड़ाव से भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला, जबकि यूरोपीय उद्योगों और साम्राज्यवादी व्यापारों को भारी फायदा हुआ। समय के साथ शोषण, गरीबी और असंतोष ने उपनिवेशवाद के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध को जन्म दिया, जिससे राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका हुई। अब कुल मिला ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने जितने भी सिस्टम लगाए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम है कि नहीं, और महलवाड़ी सिस्टम, इन सब में कहीं ना कहीं खामियां थी, किसानों का नाश हो रहा था। और दूसरी कसर उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये की कि उन्होंने नील की खेती के लिए मजबूर कर दिया। इन सब से क्या है कि भारतीय किसान अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गया। तो नील क्रांति जो है उसको बोलते हैं, इन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के जो स्टैंडर्ड को मानने से इनकार कर दिया था, अंग्रेज़ों को मारा पीटा था, ये सिस्टम। अब जो छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया। स्थायी बंदोबस्त में किसी भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया है? स्थायी बंदोबस्त में किसी भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया है, वो है जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट क्या कहता है? 10 साल के लिए तुम्हें एक फिक्स अनाज देना है किसानों को। तो इसके अंदर कौन टैक्स कलेक्ट करेगा किसानों से? वो है जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे एंड मद्रास में। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन जुड़ा हुआ है? थॉमस मुनरो। कौन? थॉमस मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था में लगान किस इकाई पर लगाया जाता था? होल विलेज, पूरे महल पे। महलवाड़ी सिस्टम में लगान पूरे महल या फिर पूरे जो गांव पे लगाया जाता है। नील की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में जबरन करवाई जाती थी? जबरन कराई जाती थी। द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? कौन से साल नील विद्रोह हुआ? वो है 1859-60। नील से मिट्टी की उर्वरता क्यों घटती थी? भाई बढ़िया ज़मीन है, नील से क्या फ़र्क पड़ता था कि वो क्या करता था, एब्जॉर्ब सॉइल न्यूट्रिशन क्यों के लिए। नील खेती करने से सॉइल के सारे न्यूट्रिशन खींच लेता है। कौन सी व्यवस्था में सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध था? वो है राइट सिस्टम। सरकार और किसान से सीधा संबंध था। किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? इट हार्म सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रेडिट डेब्ट, कर्जे में फंसते थे और सॉइल फर्टिलिटी जो है, जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की उर्वरता खत्म होती थी।
कुछ प्रश्न है जो तुम्हें उत्तर देने। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषता और उसके परिणाम बताओ। स्थायी बंदोबस्त का मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बनाए थे। इसमें जमींदार जो होते हैं ना, बड़े किसान, उनको तो बना दिया बिचौलिया कि तुम किसानों टैक्स इकट्ठा करो, हम क्यों दो। फिक्स था, एक किसान को चाहे बरसात हो चाहे नहीं हो, प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, इतना देना ही है। नुकसान क्या, जिस साल अकाल पड़ा उस साल किसान कर्जा लेके टैक्स दे दे। किसान को फायदा कब, जब खूब बरसात होगी, बढ़िया इनकम होगी, लेकिन लगाना उतना ही देना है। इसके कुछ फायदे नुकसान थे। तो ये अपना कौन सा स्थायी बंदोबस्त। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा इसके किसानों पर प्रवर्णन को रैयतवाड़ी सिस्टम क्या कहता है। ये सिस्टम कहता है कि अब बिचौलिए जमींदार जागीरदार नहीं होंगे, डायरेक्ट रैयत यानी किसानों से अंग्रेज टैक्स लेंगे। तो बिचौलिए क्या खा जाते थे, अंग्रेजों को नहीं देते थे और किसानों से ले लेते थे। तो वो सिस्टम तो खत्म हुआ। अब दूसरा जो नया ड्रामा बन गया इसमें कि ये क्या है कि किसान जो लोग हैं ना, ये अकाल के समय बहुत दुख पाते थे, अनाज नहीं होता था, इस कारण दुख पाते थे। उसके बाद व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या थी। ये सिस्टम क्या है महलवाड़ी सिस्टम। इसका महल का मतलब क्या हुआ, किसी सरपंच वगैरह का घर, उसके कोठी वगैरह, इसमें सारे के सारे किसान क्या अपना अनाज रख देते थे और फिर ये अंग्रेज डायरेक्ट वहीं से ले लेते थे, कलेक्शन कर लेते, एक एक किसान करने जाते थे। किसानों ने नील की खेती का विरोध क्यों किया। भाई नील की खेती में तो ज़मीन खराब होती है। दूसरा ये एग्रीमेंट करते हैं, कर्जे में फंसा लेते हैं अंग्रेज। और दूसरा सबसे नुकसान वाली बात इसमें क्या है, वो क्या है कि नील की खेती जो है वो ज़मीन को बंजर बना देती है। उसके बाद इस ज़मीन पे कुछ भी उग नहीं सकता। और जिस रेट पे कहते हैं ना, वो अंग्रेज भी इस रेट पे खरीदेंगे, तो नील को इस रेट पे खरीदते नहीं थे, ये बात है। और जब ये मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं पाएंगे, तो फिर किसानों से मारपीट की गई। ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने ग्रामीण भारत को कैसे बदल दिया। अंग्रेजों की परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और नील की खेती, ये सारी चीज़ें कुल मिला के किसानों के खिलाफ थी। उनकी ज़मीनें बिक जाती, जागीरें जब्त हो जाती, कर्जे में दब जाते, बेचारों को मरना पड़ता। आज के लिए पर्याप्त।